ओम सभी को। महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की निःशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर दिव्य प्रकाश आर्य जी का, जो आज हमारे बीच में आए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है उनका। आप योगाचार्य हैं और आज अपने जो विषय लिया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम सबके लिए बहुत ही लाभकारी। और जैसा कि दीपन जी ने बताया कि हम सब नोट लेते रहे, बहुत अच्छा बताते हैं, बहुत अच्छा ही आप सुनेंगे। तो आप पहली बार सुन रहे होंगे बहुत सारे लोग, तो उनको लगेगा कि दोबारा उनको बुलाया जाए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दिव्य प्रकाश आर्य जी। और दीपन जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपका परिचय हम सबको कराएं। जी आपका जी स्वागत। आचार्य दिव्य प्रकाश जी का परिचय मैं आपको बताऊं कि आप साइंस कंप्यूटर्स बैकग्राउंड से हैं। आपने 18 साल तक यूनिक्स एडमिनिस्ट्रेटर, HCL, सिटी बैंक, पोलराइज, इरिक्सन्स और कॉरपोरेट में इंजीनियर के पद पर कार्य किया है। और उसके साथ साथ आपने स्पिरिचुअल गोल्स अचीव किए हैं अपनी लाइफ में। 2011 में आपने गुरुकुल आचार्य महाविद्यालय मुजफ्फरनगर यूपी से प्राचीन वैदिक साइंस, साइंस एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, पतंजलि अष्टांग योग और मेडिटेशन, साइंस ऑफ गर्भाधान संस्कार और नेचुरल लाइफस्टाइल और आयुर्वेद, और इसके साथ साथ सर्टिफाइड न्यूट्रिशन कोर्स किए हैं आरोग्यम इंस्टीट्यूट से, और सर्टिफाइड योगा मास्टर हैं योगा लाइनर से। और अष्टांग योग, नेचुरल लाइफस्टाइल, गर्भाधान संस्कार के सेशंस आप बहुत सारे कॉलेजेज, यूनिवर्सिटीज और कॉरपोरेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में देते रहते हैं। आज हमारे साधकों को आप न्यूट्रिशन और आयुर्वेद पर ज्ञानवर्धन कराएंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। ओवर टू यू। नमस्ते, आपका धन्यवाद दीपन जी। आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो विषय है न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, कैसे हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। आवाज उम्मीद है सभी को सही से मिल पा रही जी होगी मेरी। जी जी। जी जी जी। आइए आयुर्वेद के सूत्रों के अनुसार ही हम आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद का एक सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है जिसे आयुर्वेद के आचार्य और किसी भी पद्धति के जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, इसको छुपा के रखते हैं। यहाँ तक कि जो आयुर्वेद के आचार्य हैं, इनका कर्तव्य होना चाहिए था कि इस सूत्र को संसार के आगे बताएं, पर वो भी इस सूत्र को छुपा कर रखते हैं। और ये आयुर्वेद का ही सूत्र है और आयुर्वेद इसी आधार पर टिका हुआ है। तो आयुर्वेद कहता है कि मनुष्य को औषधियों की आवश्यकता नहीं है अगर मनुष्य के जीवन में पथ्य अपथ्य के अनुसार भोजन है। अर्थात आप अगर बीमार हैं तो वो इस कारण है कि क्योंकि आपके जीवन में भोजन करने के नियम नहीं है, और अगर उन नियमों को आप जीवन में धारण कर लें तो औषधियों की कोई आवश्यकता नहीं है। औषधियां केवल इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए आयुर्वेद में हमारे ऋषियों ने, आचार्यों ने दी हैं। सामान्य अवस्था के लिए औषधियां नहीं है। और मैं पिछले 5-6 सालों से केवल इसी सूत्र का पालन करते हुए उपचार कर रहा हूं। लोगों के जीवन को बिना औषधियों के ही उनकी बीमारियों को ठीक कर रहा हूं। तो आज उसी महत्वपूर्ण बिंदु पर यहाँ चर्चा करूंगा कि फिर पथ्य अपथ्य में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। यूं तो 7-8 बिंदु हैं, पर जितना मुझे समय मिला है उस हिसाब से कुछ महत्वपूर्ण 1-2 बिंदु हैं जिन पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है आयुर्वेद में पथ्य अपथ्य के ऊपर कि मनुष्य के भोजन करने का समय क्या होना चाहिए। संसार में जितने भी प्राणी हैं जो वन में रहते हैं, ये अपनी प्रकृति के अनुसार भोजन करते हैं। वो इनके डीएनए में है, इनके स्वाभाविक ज्ञान में है। परंतु मनुष्य को परम पिता परमात्मा ने निमित्तिक ज्ञान दिया है, उसे सीखना पड़ता है। स्वभाव से नहीं है, उसे सीखना पड़ेगा। तो फिर मनुष्य के भोजन करने का सही समय क्या है। तो हमारे ऋषियों ने समाधि की अवस्था में जाकर इस शरीर की संरचना को जाना, और उन्होंने ये जाना कि मनुष्य के शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, जो भोजन को पचाने का कार्य करता है, जो मैकेनिज्म, ये मनुष्य का के शरीर का जो मैकेनिज्म है, सूर्य की उपस्थिति में, अगर सूर्य उपस्थित है यानी दिन का समय है, तो इस भोजन को, दिन के समय भोजन को लगभग 8 घंटे लगते हैं हमारे पेट को पचाने के लिए। हमारे ऋषियों ने इस बिंदु को जाना समाधि अवस्था में।
और यही भोजन अगर हम सूर्यास्त के बाद करते हैं, शाम के समय करते हैं, सूर्य छुपने के बाद करते हैं, तो वही भोजन पचने में 16 घंटे का समय लेता है। और हमारे ऋषियों ने यह भी जाना कि जब तक पिछला भोजन पचेगा नहीं और आपने अगला भोजन डाल दिया तो अपचन की समस्या होगी और यहीं से सारी बीमारियां शुरू हो जाती हैं। हमारे ऋषियों ने समाधि अवस्था में यह भी जाना कि परम पिता परमात्मा ने हमारे शरीर की जो घड़ी है, जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, इसे सूर्य की घड़ी से जोड़ा है। तो हमें सारे कार्य सूर्य की घड़ी के अनुसार ही करने हैं। इन सारे बिंदुओं पर एक साथ जब हम विचार करते हैं तब हमारे ऋषियों ने कुछ सिद्धांत दिए। हमारे ऋषि कहते हैं मनुष्य के भोजन करने का समय सिर्फ 2 ही होने चाहिए, कोई तीसरा समय मनुष्य के भोजन करने का है ही नहीं। सिर्फ 2 बार मनुष्य को दिन में भोजन करना चाहिए, और पहला समय कब है? संध्या काल, और दूसरा समय दूसरा संध्या काल। तो क्या सुबह उठते ही कर ले? नहीं, आयुर्वेद में भाव प्रकाश में इस विशेष रूप से दिया गया है कि प्रथम प्रहर की समाप्ति से पहले, समाप्ति के आसपास हमें भोजन कर लेना चाहिए। एक प्रहर लगभग 3 घंटे का होता है, तो यूं मान लीजिए लगभग 8:30-9 बजे करीब हमारा प्रथम प्रहर समाप्ति की ओर होता है। तो आयुर्वेद कहता है आपको इसी समय अपना पहला भोजन कर लेना चाहिए। ऐसा करेंगे तो क्या होगा? अब अगर 8-8:30 बजे आप भोजन करते हैं तो इस भोजन को डाइजेस्ट होने के लिए सूर्य की उपस्थिति में हमारे पास 8 घंटे मिल रहे हैं। और जब आप लगभग 8-8:30 बजे भोजन करते हैं तो लगभग 4-4:30 बजे तक आपके 8-8.5 घंटे पूरे होते हैं। उसके बाद दूसरा भोजन करना चाहिए, और यहीं पर आयुर्वेद कहता है कि दूसरा समय जो है वो यही है, यानी कि सूर्य के डूबने से पहले मनुष्य को अपने जीवन का, अपने दिन का दूसरा भोजन कर लेना चाहिए। अब इन सूत्रों को एक साथ मिला देते हैं तो समझ में आ जाता है कि जब मनुष्य गलत समय पर भोजन करता है, बार बार भोजन करता है, तो जब ये भोजन शरीर में जाएगा तो पचेगा नहीं। आपने सप्त धातुओं का नाम सुना होगा। मेध जो हमारी धातु है जो आगे चल के मांस को बनाती है, जब हम गलत समय पर भोजन करते हैं तो यह जो भोजन है सही से डाइजेस्ट नहीं होता और ये शरीर में जाकर बैड कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। शरीर का एक मैकेनिज्म है। शरीर जब देखता है कि वह कुछ ऐसा भोजन शरीर में आ गया है, गलत भोजन आ गया है जिसे शरीर पचा नहीं पा रहा, तो शरीर उसे वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में मानने लगता है, समझने लगता है। तो मल और मूत्र के द्वारा इस भोजन को बाहर निकालने का प्रयास करता है। ये 1-2 बार के लिए तो ठीक है, अगर आपने 1-2 बार गलत भोजन किया, गलत समय पर किया, तो शरीर इसे धीरे धीरे बाहर निकाल देगा। पर आप हर 4 घंटे में, हर 8 घंटे में, हर रोज अगर गलत समय पर भोजन कर रहे हैं तो शरीर मल मूत्र के द्वारा इस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर नहीं निकाल पाता पूरी तरह, और ये भोजन शरीर में धीरे धीरे जमा होने लगता है बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में, अर्थात गलत मेद के रूप में शरीर में जमा होने लगता है। और जब ये धीरे धीरे जमा होता है तो आपने देखा होगा सोसाइटी में जितने भी लोग हैं जिन्हें फैटी लीवर की समस्या है, फैटी लीवर क्यों होता है, न तो कोई आयुर्वेद का आचार्य आपको बताने को तैयार, न अंग्रेजी। फैटी लीवर का कारण ही यह है कि हम गलत समय पर भोजन कर रहे हैं और वह भोजन शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में जमा हो रहा है और लीवर में जमा हो रहा है। लीवर का साइज बढ़ता चला जाता है, लीवर की फंक्शनिंग बेकार होने लगती है। जब ये थोड़ा सा और अधिक होता है तब लीवर इस एक्स्ट्रा फैट को, इस एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को किडनी और हमारे गॉल ब्लैडर में ट्रांसफर कर देता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो हमारी किडनी और गॉल ब्लैडर में पथरियां होती हैं, स्टोन्स होती हैं, ये और कुछ नहीं, ये सिर्फ वही बैड कोलेस्ट्रॉल है। ऐसा नहीं है कि आपने भोजन किया उसमें से कुछ पत्थर वत्थर गए और वहां पर जमा हो गए, नहीं। जो आप दाल चावल रोटी खा रहे हो यही बैड कोलेस्ट्रॉल बनकर जमा होता चला जाता है और एक बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में किडनी और स्टोन में जमा हो जाता है। आप रोज रोज अगर ऐसा करते हैं तो यही बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर में जाके नसों में बहने लगता है।
और जब नसों में रक्त के साथ बहेगा बैड कोलेस्ट्रॉल, तो हमारे हार्ट को अधिक ताकत लगानी पड़ती है उस ब्लड को पंप करने में, क्योंकि रक्त गाढ़ा हो जाता है। और जब रक्त गाढ़ा होता है तो एक बीमारी है, रक्त गाढ़ा होगा तो हाई ब्लड प्रेशर होगा, और जिस जिस व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर होगा उसे ही डायबिटीज होगी, और आगे चल के उसे हार्ट की समस्याएं आएंगी। और जब आप बिल्कुल नहीं मानते फिर भी आप रोज रोज गलत समय पर भोजन करते हैं, तो यही बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर में नसों के साथ बहता है और बढ़ता चला जाता है, और कभी कभी एक स्थान पर जमा हो जाता है। आपने देखा होगा कुछ लोगों के शरीर में गांठें बन जाती हैं, जगह जगह यहाँ पर गांठें बन जाती हैं, स्तन में गांठें बन जाती हैं, शरीर में अन्य स्थानों पर गांठें बन जाती हैं, या फिर सिर में ट्यूमर बन जाता है। ये ट्यूमर, ये गांठें, ये सिस्ट और कुछ भी नहीं है, ये वही बैड कोलेस्ट्रॉल है जो शरीर में बह रहा है, जिसे शरीर डाइजेस्ट नहीं कर पाया। कुछ लोगों को आप देखते होंगे आंखों के नीचे मस्से आ जाते हैं, गले में मस्से निकलते हैं, 6 महीने में खत्म हो जाते हैं, फिर दोबारा से आ जाते हैं। किसी को भी मस्से आते हैं तो मस्से होने का कारण ही क्या है? बैड कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पर एक कारण कि गलत समय पर आप भोजन किया और उससे कितनी बीमारियां हुई, अनेकों बीमारियां उससे होने लगती हैं। अगर इन सभी बीमारियों को आप दूर करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? हमें सिर्फ 2 समय भोजन करना पड़ेगा, एक सुबह के समय और एक शाम के समय। सुबह का समय कब है? 8, साढ़े 8, ज्यादा से ज्यादा 9 बजे। और शाम का समय कब है? सूर्यास्त से आधा घंटा पहले। अब मैं आपको बता देता हूं, जो भी सदस्य आदत है जिन्हें दोपहर का भोजन करने की, रात्रि में लेट भोजन करने की, 8, साढ़े 8 बजे, 9, 10 बजे, तो मैं आपको बता दूं, इस समय पर भोजन करने वाले लोग कभी स्वस्थ रह ही नहीं सकते। आप कितनी एक्सरसाइज कर लो, कितना ही योगा कर लो, आप कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। दोपहर को भोग किया गया भोजन और रात्रि को किया गया भोजन जहर के समान है। आयुर्वेद के शास्त्रों में इसे राक्षसी भोजन कहा गया है, और सात्विक भोजन कहा गया है केवल सुबह का समय और शाम का समय। भोजन के बीच में, 2 भोजन के बीच में 8, साढ़े 8 घंटे का अंतर होना चाहिए, और शाम के भोजन में और अगले दिन सुबह के भोजन में 16 घंटे का मिनिमम अंतर होना चाहिए। ये अंतर आप अगर देते हैं तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, अन्यथा इतनी बीमारियां आपके शरीर में आएंगी और बड़ी से बड़ी दवाइयां आपके उन बीमारियों को दूर नहीं कर सकती। तो ये है भोजन करने का सही समय। अब इसमें से कुछ लोग पूछ सकते हैं कि अगर दोपहर में भूख लगती है, क्योंकि शुरू शुरू में आदत नहीं है, दोपहर में भोजन छोड़ने की आदत नहीं है, तो आयुर्वेद कहता है सामान्य भोजन को डाइजेस्ट होने में 8, साढ़े 8 घंटे लगते हैं, परंतु जो फल हैं, जो फ्रूट्स होते हैं, इन्हें डाइजेस्ट होने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है। तो याद रखना, फ्रूट्स लेने का सबसे सही समय जो है वह है दोपहर को। जब सुबह आपने भोजन किया, सुबह के भोजन के समय भी फ्रूट्स लेना है सैलेड की तरह, और दोपहर को भी फ्रूट्स लिए जा सकते हैं इस कंडीशन में कि आपको भूख लग रही है। अगर भूख नहीं लग रही तो दोपहर में कुछ भी नहीं लेना। अगर लग रही है, आप प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, एथलीट हैं, मेहनतकश हैं, तो दोपहर में भोजन कर सकते हैं, परंतु केवल और केवल फ्रूट्स आप दोपहर में ले सकते हैं, अन्यथा कुछ भी नहीं। अब दूध पीने का नियम क्या है? दूध किस समय पिए? तो दूध पीने का आयुर्वेद में एक ही सिद्धांत है कि जैसे भोजन 2 समय करना है, दूध 2 और 3 समय नहीं करना। दूध पीने का एक ही समय आयुर्वेद में दिया हुआ है, और वह है रात्रि को सोने से पहले। और वो भी कब? जब शाम का भोजन आपका लगभग 5 बजे हो जाता है, 4:30, 5 बजे आपका शाम का भोजन हो जाता है, और उस भोजन को किए हुए लगभग 4 घंटे हो चुके हैं, क्योंकि हमारा जो जो भी हम भोजन करते हैं वह लगभग 4 घंटे हमारे अमाशय में रहता है, 3 से 4 घंटे अमाशय में रहता है, उसके बाद वो छोटी आंतों की तरफ जाता है। और जो शाम का भोजन है उसमें अगर नमक है, उसमें अगर खट्टी चीजें हैं,
और दूध आपने पी लिया थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को आदत है भोजन करेंगे 7-8 बजे, 9 बजे और 1 घंटे बाद दूध पी लेंगे। तो जो भोजन में नमक उपस्थित है ये दूध के साथ मिलकर जहर का काम करता है, शरीर के विरुद्ध काम करता है। इसलिए आयुर्वेद कहता है शाम के भोजन में और रात्रि के दूध में 4 घंटे का, लगभग 3 से 4 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए। अगर ये डिफरेंस है तो वह भोजन भी अमृत है और रात्रि को पिया गया दूध भी अमृत है। दूध 1 गिलास से अधिक नहीं लेना चाहिए। अगर आप 2-3 गिलास रात को दूध पीते हैं तो वह हैवी हो जाता है और रात को हमें भोजन नहीं करना, तो वह दूध भी फिर हैवी भोजन की तरह कार्य करता है। इसलिए दूध केवल 1-1.25 गिलास, इससे ज्यादा नहीं लेना है। तो रात्रि को लगभग 8, 8:30, 9 बजे करीब आपको दूध पीना है। तब एक ही कंडीशन पे, जब आप शाम का भोजन लगभग 4:30-5 बजे आप करते हैं। तो ये था भोजन के समय के बारे में सिद्धांत। अगले सिद्धांत की तरफ बढ़ने से पहले अगर किसी के मन में प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा कंटिन्यूटी में अगला सिद्धांत को रख देता हूं आपके आगे। जी सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे आप बता रहे हैं अधिकतर हम लोग जैसे जॉब वाले होते हैं तो सुबह 8 बजे नाश्ता किया, उसके बाद 1 या 2 बजे लंच किया और शाम को आते आते फिर किसी को भी 6, 7, 8 बजे जाता है। तो शाम का जो भोजन है यदि हम लोग 4 बजे नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए आप हमें क्या वो बताएंगे कि मतलब इसकी जगह पर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जो दूध है इसे भी कंप्लीट फूड कहा गया है। और मैं खुद आईटी में 18 साल काम किया है, और जिस समय लोग शाम को स्नैक्स खा रहे होते हैं, हाँ खा रहे होते थे, मैं उस समय अपना डिनर करता था। और जब मुझे लगा कि डिनर नहीं कर पाऊंगा तो मैंने दूध पीना शुरू किया शाम के समय। तो दूध एक कंप्लीट फूड है। अगर आपको लगे शाम को, और आपकी एज 30, 35 या 40 से ऊपर है, तो ऐसे लोगों को सच बताऊं तो 2 समय भोजन भी जरूरत नहीं है। मैं पिछले 5 साल से केवल एक समय भोजन कर रहा हूं। मैं केवल सुबह भोजन करता हूँ 8, 8:30 बजे, और शाम को केवल 1 गिलास दूध पीता हूँ। इससे ज्यादा आवश्यकता शरीर को नहीं होती। एक बार करके देखिए, 15 दिन आप करेंगे, 15 दिन कुलबुलाहट होगी, व्याकुलता होगी, भूख लगेगी, पर 15 दिन के बाद आपकी ऐसी आदत हो जाएगी कि आपको अत्यधिक भूख नहीं लगेगी। आप 1 गिलास दूध से भी काम चला सकते हैं। फिर भी अगर लगे कि भाई नहीं हो पाएगा, कुछ खाना ही पड़ेगा, तो बस नियम यह है कि जल्दी से जल्दी खाने का प्रयास करें। सबसे पहला कार्य है शाम को जल्दी से भोजन करें और कम मात्रा में भूख करें। शाम का भोजन हल्का होना चाहिए, सुबह का भोजन राजाओं की तरह होना चाहिए, पौष्टिक होना चाहिए, हैवी होना चाहिए। भूख से अधिक खाने का भी मन है तो वह सुबह का समय है। मेरे पास कोई सज्जन आते हैं, वो कहते हैं पराठे खाने हैं, छोले भटूरे खाने हैं। वैसे तो खाने नहीं है ऐसी चीजें, परंतु फिर भी गलत चीजें खाने का भी मन है तो आयुर्वेद में एक ही समय है, सुबह का समय। आप गलत चीजें भी खाओगे तो हानि कम होगी। तो आयुर्वेद कहता है 56 भोग सुबह होने चाहिए। मीठा, कड़वा, तीखा, कसैला, नमकीन, ये 6 तरह के टेस्ट होते हैं। और आयुर्वेद कहता है ये 6 तरह के टेस्ट अगर आपके भोजन में हैं तो आपका भोजन कंप्लीट फूड है। और कंप्लीट फूड सुबह के समय लेना है। और शाम के भोजन में भूल से भी खट्टी चीजें नहीं होनी चाहिए, यानी कि टमाटर, अचार, नींबू, सैलेड, दही, छाछ, ये सारी चीजें शाम के भोजन में नहीं होनी चाहिए। भूख से कम लेना है, सुबह का भोजन अधिक लेना है। जी ठीक है। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है मेरा। दीप जी, एक प्रश्न कर सकता हूँ? जी जी, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। बहुत अच्छा विस्तार से आप बता रहे हैं। मैं भिवानी से हूँ और एक प्रश्न मन में उठा है, आपकी जिज्ञासा है, आप शांत करेंगे। दूध के बारे में, जो भी आज दूध हमें मिल रहा है, गाय का, भैंस का, थैली का, जो भी मिल रहा है, उस दूध की शुद्धता के बारे में बड़े प्रश्न उठ गए हैं। पहले तो ये पशु ही जेनेटिकली मॉडिफाइड हो गए हैं। दूसरा, इसके दूध निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है, ऑक्सीटोन का। तीसरा, इनको एंटीबायोटिक दवाएं भी दी जाने लगी, बजाय कि आयुर्वेदिक उपचार पशुओं का जो होता था। चौथा, थैली में जो दूध आता है उसके अंदर प्लास्टिक सोडा एज ए प्रिजर्वेटिव डाला जाता है। तो क्या यह सब
दूषित पदार्थ जो दूध के माध्यम से हमारे शरीर में जाएंगे वो पोषण करेंगे या हमारे शरीर को नष्ट करेंगे? प्लीज। आपने आपके प्रश्न में ही उत्तर दिया हुआ है। जितने भी पदार्थ इस दूध में आजकल मिलाए जा रहे हैं, चाहे वो मेलामाइन हो, चाहे वो कास्टिक सोडा हो, जितने भी हैं ये सब जहर हैं। तो ऐसा दूध, और चाहे हार्मोनल इंजेक्शंस गायों को लगाए जाते हैं, ये सब जहर हैं। भैंस का दूध, याद रखना, भैंस का दूध हम नहीं डाइजेस्ट कर सकते, इसलिए भैंस का दूध नहीं पी सकते हम। डाइजेस्ट ही नहीं होता, शरीर के तापमान पर वो डाइजेस्ट नहीं होता। जो जर्सी गायों का है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो गायें हैं, उनका दूध मानसिक रोगों को बढ़ा रहा है, नसों की बीमारियों को बढ़ा रहा है। तो दूध पीना है तो केवल देसी गायों का पीना है, और वो भी ऐसी गायों का पीना है जो 24 घंटे बंद ही ना रहें। हमारे समाज में जो गायें हम देखते हैं, जो देसी नस्ल की गायें हैं, जिसकी कमर पर एक हम्प निकला होता है, कुबड़ निकला होता है, ये हैं स्वदेशी नस्ल की गायें। इनका दूध पीना है, पर वो भी तब जब इन्हें चरने के लिए, घूमने के लिए अवसर दिया जाए। ये भी अगर बंधी रहेंगी तो इनका दूध भी जहरीला है। एक कम्युनिस्ट विचारधारा के एक संत हैं, उनका नाम है आचार्य प्रशांत। वो यही बात कहते हैं कि गायों को बांध के रखा जाता है, ऑक्सीटॉक्सी के इंजेक्शंस दिए जाते हैं, इसलिए दूध पीना ही नहीं चाहिए, घी खाना ही नहीं चाहिए। मैं आपसे पूछता हूं, समाधान क्या है? कि गायों दूध को ही छोड़ दें, या फिर गायों को चरने का स्थान दिया जाए, लोगों को प्रेरित किया जाए कि शुद्ध दूध कैसे प्राप्त करें? तो समाधान यह है कि दूध हमारे ऋषियों के द्वारा बताया गया एक भोज्य पदार्थ है। दूध कभी नहीं छोड़ना, पर प्रयास ये करना है कि दूध जहां से आए, जिस स्रोत से आए, वह अहिंसात्मक स्रोत हो। लेकिन सर, शहरों में रहने वालों के लिए तो मदर डेयरी के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। उनको नहीं लेना है, तो उसका समाधान क्या है, मैं मीटिंग के अंत में उसका समाधान आपको बताऊंगा। अब अगले बिंदु की तरफ मैं आपको ले चल रहा हूं। अगला बिंदु है भक्षय और अभक्षय। अभी मैंने क्या बताया कि जो हमारा पथ्य अपथ्य, इसको ध्यान में रख के हमें भोजन करना है। तो जो अपथ्य चीजें हैं, जैसे गलत समय पर भोजन करना अपथ्य है। इसी तरह से भोजन में हमें खाना क्या क्या चाहिए, तो उसमें अभक्ष्य क्या है, अपथ्य क्या है, ये हमें देखना है। क्या नहीं खाना है और क्या खाना है। तो हमारे ऋषियों ने, आप देखेंगे आयुर्वेद के ग्रंथों को उठाकर पढ़ेंगे तो आयुर्वेद में बहुत सारी चीजें हैं, एक लंबी लिस्ट दी हुई है कि ये चीजें खानी है और ये चीजें नहीं खानी है। परंतु इन लंबी चीजों को लिस्ट बनाने से पहले ऋषियों ने क्या सोचा अपने माइंड में, आयुर्वेद के ग्रंथ लिखने वाले ऋषियों ने कौन से पैरामीटर्स पर काम किया, और तब ये लंबी सी लिस्ट बनाई। तो वो पैरामीटर बता देता हूं, उसके बारे में हमें थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं। तो हमारे ऋषियों ने देखा कि मनुष्य के शरीर का जो टेम्परेचर होता है, ये 37 डिग्री है, लगभग 37 डिग्री है। तो यहां से एक लॉजिक हमारे ऋषियों ने दिया कि आप कोई भी ऐसी चीज खाते हो जो 37 डिग्री पर डाइजेस्ट नहीं होती, भले ही वो कितनी न्यूट्रिशियस हो। आजकल मार्केट भरे पड़े हैं न्यूट्रिशियस चीजों से, पर वो आपको ये नहीं बताते कि जो न्यूट्रिशियस चीजें हैं, जितने प्रोटीन्स बाजार में मिलते हैं, बच्चों के कॉम्प्लान है, हॉर्लिक्स है, जितने भी ये चीजें हैं, ये बहुत न्यूट्रिशियस है। नो डाउट ये बहुत न्यूट्रिशियस है, परंतु हमारे ऋषि कहते हैं भले ही कितने ही न्यूट्रिशियस हों, अगर 37 डिग्री पेट के टेम्परेचर पर कोई भोजन आप डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो वह आपके लिए जहर बन जाएगा। और कैसे बनेगा? आपने एक बहुत न्यूट्रिशियस पदार्थ खाया, परंतु 37 डिग्री पेट का टेम्परेचर मिला ही नहीं, तो शरीर उस भोजन को क्या करेगा? उस भोजन को बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में कन्वर्ट कर देगा, और बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में कन्वर्ट करेगा तो वही सारी बीमारियां आएंगी जो दोपहर में भोजन करने से आती हैं, जो रात्रि को लेट भोजन करने से आती हैं। तो पहला पैरामीटर समझ लीजिए, मनुष्य को सिर्फ वही भोजन करना चाहिए जो शरीर के तापमान पर इजीली डाइजेस्ट हो जाए। ऐसे कौन से भोजन हैं जो शरीर के तापमान पर डाइजेस्ट नहीं होते, इसे समझ लीजिए। पहली चीज, सफेद चीनी। सफेद चीनी, जो सफेद रंग का मीठा है, सफेद खांड, सफेद बूरा, सफेद मिश्री, सफेद चीनी, ये जितना भी संसार में सफेद रंग का मीठा है,
ये 37 डिग्री पर डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि मीठे को डाइजेस्ट करने के लिए मोलेसेस नाम का एक रेशा चाहिए होता है, एक फाइबर चाहिए होता है, मोलेसेस जिसे शीरा भी कहते हैं, और इसका रंग लाल होता है। जब हम गुड़ बनाते हैं तो वो लाल होता है। क्यों लाल होता है? इस मोलेसेस के कारण लाल होता है। और याद रखना, आयुर्वेद का ये नियम है, मीठा मनुष्य तभी डाइजेस्ट कर सकता है जब वह लाल हो, उसके भीतर शीरा हो, उसके भीतर मोलेसेस हो। जैसे ही आपने इंडस्ट्रियल प्रक्रियाओं के द्वारा इस लाल रंग को बाहर निकाल दिया और सफेद मीठा आपके सामने आ गया, अब इस सफेद मीठे में कोई फाइबर नहीं होता, कोई मोलेसेस नहीं होता। और मीठे का नियम है, मीठा तभी डाइजेस्ट होगा जब उसके भीतर मोलेसेस होगा। तो नियम ये निकल के आता है कि सफेद रंग का कोई भी मीठा आप खाते हैं वह जहर है, वह आपकी डायबिटीज का कारण है, वह हाई ब्लड प्रेशर का कारण है, वह बैड कोलेस्ट्रॉल का कारण है। 37 डिग्री पर नहीं पचता। तो आपको लाल रंग का मीठा खाना है, लाल खांड, लाल गुड़, लाल बूरा, लाल मिश्री। सफेद मिश्री जहर, लाल मिश्री अमृत होती है। इसी तरह भैंस का दूध 37 डिग्री पर डाइजेस्ट नहीं होता तो नहीं खाना, कितना ही न्यूट्रिशियस हो। गाय के दूध से अधिक शक्तिशाली होता है भैंस का दूध, पर ऐसी शक्ति किस काम की जिसे आपका पेट डाइजेस्ट नहीं कर सके। तो याद रखना, जो भी लोग भैंस का दूध पीते हैं, भैंस का दूध पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता। नहीं होता तो क्या होगा? बैड कोलेस्ट्रॉल बनकर शरीर में जमा होता चला जाता है, नसों में जमा होता है, और एक दिन 50 या 60 साल की आयु में जाके अचानक से हार्ट अटैक आता है, ब्रेन हेमरेज आता है, नसों की समस्याएं आती हैं, पैरालिसिस हो जाता है। इसलिए भैंस का दूध नहीं पीना। आप अपने बच्चों को हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा या फिर सोयाबीन अगर खिलाते हैं अपने बच्चों को, तो याद रखना, ये सारी चीजें, इन सब में सोया प्रोटीन ही होता है। और सोयाबीन एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा भोजन है जो मनुष्य के लिए नहीं है, पशुओं के लिए प्रकृति ने बनाया था। तो सोयाबीन किसी भी फॉर्म में अगर खाते हैं तो यह आपकी हार्ट की समस्याओं को, नसों के ब्लॉकेज को बढ़ाएगा। तो ये भोजन आपको नहीं करना। बस इसी कारण हमारे ऋषियों ने कहा कि अंडा और मांस भी नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? न्यूट्रिशियस है, बहुत ताकतवर है, परंतु पचता नहीं है। पचाने के लिए 37 डिग्री से अधिक तापमान चाहिए। इसलिए अंग्रेज उसे पचाते हैं शराब पीकर, मुसलमान उसे पचाते हैं मसाले खाकर, गरम मसाले खाकर। इसलिए मांस और अंडा मनुष्य के लिए हार्मफुल है, हानिकारक है, क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होता। और जब डाइजेस्ट नहीं होता तो क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, बैड कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, और यही बैड कोलेस्ट्रॉल आगे चल के हार्ट की समस्याओं को पैदा करेगा। हाँ, इसके साथ एक दूसरा सिद्धांत भी है अहिंसा का, कि मांस और अंडा खाने से हिंसा होती है। पर यहां पर मैं साइंटिफिकली बताऊंगा, अगर आप उस पहलू में ना भी जाए तो मांस, अंडा, सोयाबीन, भैंस का दूध, चीनी, हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा, इस तरह की चीजें खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर में बनता है। और बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर में बना तो 99% बीमारियां आपके शरीर में आएंगी ही आएंगी। तो पहला पैरामीटर क्या था? 37 डिग्री पर जो भोजन इजीली डाइजेस्ट हो जाए वो हमें खाना चाहिए। दूसरा पैरामीटर क्या है? प्रकृति में जितने भी भोजन प्रकृति बनाती है सब के पीछे केमिकल्स होते हैं। आप संतरा खाओ, केमिकल है, सिट्रिक एसिड। आप गन्ना खाओ, केमिकल है, एसिटिक एसिड। जितने भी प्रकृति में भोजन है सब के पीछे केमिकल्स है। पर ये केमिकल्स जो इन भोजन के भीतर आए हैं, क्या ये एकदम से आ गए हैं? नहीं, ये धीरे धीरे आए हैं, स्लो प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस। तो प्रकृति जिन केमिकल्स को बनाती है ये स्लोली बनते हैं, कम टेम्परेचर पर बनते हैं, और ये लो प्रेशर पर बनते हैं, ये स्लो प्रोसेस में बनते हैं, इसीलिए अमृत है। और ये हमारा शरीर कैसे बना है? ये भी प्रकृति के तत्वों द्वारा बना है। प्रकृति के तत्वों से बना हुआ ये तत्व प्रकृति में बनने वाले केमिकल्स को आराम से पहचान लेता है। इसलिए आप कोई भी प्राकृतिक भोजन करते हो तो ये डाइजेस्ट हो जाता है। परंतु आपको प्यास लगी, आपने संतरे का रस मांगा। अब संतरे का रस इतना है ही नहीं कि दुनिया की 7-8 अरब आबादी को खिला दिया जाए, पिला दिया जाए। तो इसलिए इंडस्ट्रियल विचारधारा के लोगों ने
फैक्ट्री में भी जूस बनाना शुरू कर दिया, जिसे रियल जूस कहते हैं, जिसे ट्रोपिकाना कहते हैं, जिसे चाहे वो पतंजलि का हो, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो। फैक्ट्री में बनने वाले जितने भी जूसेस हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, स्क्वैशेस हैं, इनके भीतर जो एसिड है, जो सिट्रिक एसिड है, जो एसिटिक एसिड है, या कोई भी एसिड है, वह प्राकृतिक नहीं होता। उसे फैक्ट्री में हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पर बनाया जाता है। और ऐसा कोई भी केमिकल जो प्राकृतिक तरीके से नहीं बना, जिसे प्रकृति ने नहीं बनाया, जो फैक्ट्री में बनता है, यह शरीर के भीतर अगर गया तो शरीर इसके विरुद्ध काम करता, शरीर इसे बाहर निकालता। शरीर इंटेलिजेंट है, परमात्मा ने शरीर को इंटेलिजेंट बनाया है। आप कोई भी अप्राकृतिक भोजन करोगे, शरीर इसे बाहर निकालेगा, क्योंकि शरीर इसे रिकॉग्नाइज नहीं करता। शरीर ये समझता है कि ये तो कोई एलियन प्रोडक्ट है, कोई बाहरी तत्व है, विदेशी तत्व है, इसे मैं डाइजेस्ट नहीं करूंगा। पर ये एक बार की घटना हो तो शरीर एडजस्ट कर लेता है। पर रोज रोज जब आप ऐसी केमिकल्स का सेवन करते हो जो प्रकृति ने बनाए नहीं कभी, जो मनुष्य ने पहली बार बनाए हैं, तो ऐसा भोजन मनुष्य के शरीर में जाएगा, शरीर के विरुद्ध लड़ाई करेगा, और धीरे धीरे शरीर इससे हारने लगता है, टूटने लगता है, क्योंकि आप रोज रोज खा रहे हो। जब शरीर के सेल्स टूटने लगते हैं, डाउन होने लगते हैं, तो इसी को मेडिकल भाषा में कहा जाता है कैंसर। तो याद रखना, कैंसर का दुनिया में कोई दूसरा कारण नहीं है। कैंसर का एक ही कारण है दुनिया में। हो सकता है अंग्रेजी या आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको ना बताएं, पर कैंसर का दुनिया में एक ही कारण है, और वह है अप्राकृतिक केमिकल्स का सेवन करना। चाहे भूल से करो, अनजाने में करो, अज्ञान में करो, जो भी करेगा और रेगुलर करेगा, उसके जीवन में कैंसर आएगा ही आएगा। तो हमें कौन से केमिकल्स का सेवन करना है? जो प्राकृतिक तरीके से बने हैं उन केमिकल्स का सेवन करना है। जो अप्राकृतिक तरीके से बने हैं उनका सेवन नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल, आप जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स, कितनी भी बड़ी कोल्ड ड्रिंक हो, जो डब्बे में, बोतलों में बंद हो, कि कोई भी बाबा आपसे कहे, कोई भी आयुर्वेद का आचार्य आपसे कहे कि ये प्राकृतिक है, ये बिल्कुल नेचुरल ड्रिंक है, तो कभी मत मानना, क्योंकि उनके भीतर जो केमिकल्स उसे प्रिजर्व करने के लिए बने हुए हैं, जो एसिड्स उसके भीतर हैं, ये फैक्ट्रियों में ही बनते हैं। तो ऐसी कोई भी ड्रिंक आप पिएंगे वो कैंसर ही बनाएगी, भले ही उस पर आयुर्वेदिक ड्रिंक लिखा हो, नेचुरल ड्रिंक लिखा हो। बाजार में अगर आप होटलों का खाना खाते हैं तो आपके शरीर के भीतर अजीनोमोटो नामक एक केमिकल जाएगा ही जाएगा। आप चाट खाओ, टिक्की खाओ, होटलों का खाना खाओ, पनीर खाओ, दाल खाओ, हर कुछ भी खाओ, अजीनोमोटो, जिसे प्रकृति ने नहीं बनाया, जिसे चाइना के लोगों ने बनाया 40 साल पहले, और उसके बाद से संसार के हर देशों में वह भेजा जाता है। संसार के लोग इसका उपयोग कर रहे हैं और इसकी खपत संसार में बढ़ती चली जा रही है। और ये नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है। और इसके कारण हो क्या रहा है? कैंसर हो रहा है, नपुंसकता आ रही है, पुरुषों के भीतर स्त्रियों के गुण, स्त्रियों के भीतर पुरुषों के गुण, और थायराइड नामक बीमारी बढ़ रही है। तो ऐसे किसी भी केमिकल्स का सेवन नहीं करना जो अननेचुरल हो। सिर्फ नेचुरल, प्रकृति के द्वारा या प्राकृतिक तरीके से अगर मनुष्य ने बनाए हैं तो उनका ही सेवन करना है। इसमें 2-4 चीजें मैं आपके सामने रख देता हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर नमक आप खाते हो, आयोडीन नमक, तो याद रखना आयोडीन नमक में जो आयोडीन है ये अप्राकृतिक है, क्योंकि ये फैक्ट्री में बनता है आयोडीन और तब नमक में मिलाया जाता है। परंतु ऋषियों ने कहा आयोडीन तो मनुष्य के लिए अमृत है, हड्डियों के रोग इस आयोडीन से ठीक होते हैं अगर आयोडीन नेचुरल है। तो जानते हो नेचुरल आयोडीन कहाँ से मिलेगा? यहां से मिलेगा। ये मेरे हाथ में है सेंधा नमक, ये हिमालय का सेंधा नमक है, यहां से मिलेगा। इसका रंग अच्छी तरह देख लीजिए। पर मजे की बात, आपके घरों में जो सेंधा नमक खिलाया जा रहा है वो ये नहीं है, वो ये है। दोनों में अंतर समझ लीजिए। चाहे वो किसी भी संगठन, किसी भी देशभक्त व्यक्ति, जितने भी मार्केट में है, मैंने सारे चेक किए हैं, एक भी सेंधा नमक ऐसा नहीं है जो ये हो जो मैंने आपके सामने रखा। सब आपको ये खिला रहे हैं और ये सेंधा नमक नहीं है। इसके भीतर ये है ईरानी चट्टानों का नमक, पिसा हुआ चूरा,
ये नमक नहीं होता। हाँ, इसका टेस्ट नमकीन होता है, आपको ईरानी नमक खिलाया जा रहा है और इसके भीतर सारे हैवी मेटल्स हैं। ये इंडस्ट्रियल पर्पज से भारत सरकार मंगाती है भारत में, और यही लोग इसे खरीद कर आपको पीस पीस कर खिला रहे हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो बाजार में। यहाँ तक कि श्री श्री जो बाबा जी हैं या फिर सदगुरु हैं, उनके पास भी जो नमक है वो यही नमक है। इसलिए ऐसी चीजों का प्रयोग करना बंद कर दीजिए। ये देखिए मेरे हाथ में टाटा का नमक है, इसके भीतर भी यही है। तो इसलिए बंद कर दीजिए ऐसा चीजों का सेवन करना। ये सारी चीजें, इनके भीतर जो चीजें हैं अननेचुरल है। आयोडीन नमक तो मैंने आपको बता ही दिया, जो आयोडीन सफेद आप खाते हैं आयोडीन नमक, उसमें आयोडीन अननेचुरल है। हमें नेचुरल आयोडीन चाहिए, और वो होती है हिमालय से प्राप्त गाढ़े गुलाबी नमक में। तो वह आपको सेवन करना है, अन्यथा अनेकों समस्याएं जीवन में आने लगती है। तो ये था पथ्य अपथ्य, 2 पैरामीटर बताएं। इस हिसाब से आपको सोचना है क्या चीजें खानी है क्या नहीं खानी। 37 डिग्री पर जो पच जाए आराम से, जो सुपाच्य वस्तुएं हैं वे खाएंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, और जो सुपाच्य नहीं है वे खाएंगे तो आप बीमार पड़ेंगे। दूसरा पैरामीटर था केमिकल, तो केमिकल से भरी हुई चीजें खाएंगे, जैसे जितने भी नेस्ले के प्रोडक्ट हैं, डब्बा बंद चीजें हैं, मैगी हैं, जितनी भी है सब अननेचुरल है। तो ये चीजें नहीं खानी है। जितनी भी बाजार में डब्बा बंद चीजें मिलती हैं सब अननेचुरल तरीके से ही बनाई जाती हैं, जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर बनाई जाती हैं। ये चीजें हमें धीरे धीरे बीमार कर रही हैं। यहाँ पर दूसरा बिंदु मैंने समाप्त किया। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए इस बिंदु को लेकर। अब एक अंतिम बिंदु आपके सामने रखूंगा। सर एक बात आपसे पूछनी है, जरा प्रकाश डालिए कि आपके पैरामीटर बहुत ही सही है, बहुत शुद्धतम रूप से आपने बताए, लेकिन व्यक्ति क्या इतना सजग है कि वो हर समय ये प्रयास करता रहे ये खाऊं या ये ना खाऊं? देखिए मेरा काम क्या है, विद्या देना। अब विद्या जो पालन करेगा इस मीटिंग में वो स्वस्थ हो जाएगा, जो नहीं करेगा वो बीमार रहेगा। उसी के लिए जो सजग नहीं है, जिनकी समस्या है कि मैं हर पल सजग नहीं हूं, उसी के लिए अपोलो हॉस्पिटल है, मैक्स हॉस्पिटल है। तो वहां जो सजग है वो मेरे ऑफिस में भी अनेकों लोग काम करते हैं, जो सजग थे मेरे जैसे थे वो सुधर गए, हमने अपनी बीमारियां ठीक कर ली। जो नहीं सजग है वो आज भी बीमार है। तो ये तो व्यक्तिगत विषय है। अन्य कोई सर क्या प्रश्न? कोई ऐसा पैरामीटर आप बता दें कि ये सब चीजें नहीं खानी है, बस डिब्बा बंद नहीं खानी है, बाजार की चीजें नहीं खानी है, केमिकल से बनी चीजें नहीं खानी है, और हम घर से बनी चीजें खाएं और स्वस्थ रहें? सफेद मीठा, सफेद चीनी नहीं खानी, सफेद नमक नहीं खाना, भैंस का दूध जर्सी गायों का दूध नहीं पीना, डालडा और रिफाइंड नहीं खाना, 37 डिग्री पर डाइजेस्ट नहीं होते, सूरजमुखी का तेल नहीं खाना, सोयाबीन का तेल नहीं खाना, पाम ऑयल नहीं खाना, 37 डिग्री पर डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें जो हमारे घरों में हैं, ये आप ध्यान दीजिए। सोयाबीन नहीं खानी है, और मांस अंडा ये नहीं खाना है। इन मोटी मोटी चीजों का ध्यान रखिए, बाकी तो डिटेल में और बहुत सारी चीजें हैं। पर ये कम राइस ब्रेन ऑयल के बारे में आपकी क्या विचार है? राइस ब्रैन, पाम ऑयल, ये सारी चीजें पहले होती नहीं थी। आप सोचिए, कभी हमारे दादा ने दादी ने चावल की भूसी को पीस पीस के तेल निकाला क्या? नहीं निकाला, उसको तो फेंक देते थे। मैंने एक दिन अपने दादाजी से पूछा, क्या इस चावल की भूसी को खेत में डाल सकते हैं ताकि खाद बन जाए? वो कहते हैं बेटा ये तो जहरीली है, इसे तो ना जानवरों को देना ना इसे खेत में डालना, इसका तो एक ही काम है, क्या इसे जला देते हैं बस। जो चीज हमारे पूर्वजों ने जलाने के लिए रखी, नष्ट करने के लिए रखी, आजकल के मॉडर्न न्यूट्रनिस्ट ने, साइंटिस्ट ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने उसका भी तेल निकालकर हमें खिलाना शुरू कर दिया कि इसके भीतर तो ओमेगा 3 ओमेगा 5 है। नो डाउट हर एक वस्तु में कुछ ना कुछ तो गुण होंगे। अगर आप सोच में भी देखो तो सोच में भी अच्छा प्रोटीन मिल जाएगा, परंतु उसके भीतर जो नेगेटिविटी है, पाम ऑयल के भीतर, जो राइस ब्रान के भीतर, सूरजमुखी के भीतर, ऑलिव ऑयल के भीतर जो नेगेटिविटी है, बस इसी कारण आयुर्वेद के ग्रंथों में इन तेलों का जिक्र ही नहीं। सूरजमुखी है ही नहीं, पाम ऑयल है ही नहीं, सोयाबीन है ही नहीं।
हम खा अब रहे ये हैं। आयुर्वेद में इतनी चीजें ये थी नहीं ना, इसलिए आयुर्वेद में जिक्र नहीं आया। जो उपस्थित थे उन्हीं के बारे में जिक्र तो किया वो गया। उपस्थित इसीलिए नहीं थे क्योंकि उन्होंने उपस्थित होने नहीं दिए। ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं थे। जो समाज, जो ऋषियों का समाज दूसरे ग्रहों पर जा सकता है, इतनी टेक्नोलॉजी, क्या वो राइस ब्रांड का तेल नहीं निकाल सकते? उन्होंने निकलने ही नहीं दिया, उन्होंने बहिष्कृत कर दिया कि ये चीजें होनी ही नहीं है। तो इसीलिए वो थे ही नहीं समाज में। आइए अगले विषय की तरफ ले चलता हूं। अब अगला विषय बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये है डिवाइन फूड, सुपर फूड, एक ऐसा भोजन। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है हमारा कि क्या जी। सब्जियां सारी 37 डिग्री पर हमारे लिए सूटेबल हैं? जो सब्जियां मौसम, हैं। मौसम के अनुसार। अब जैसे सर्दियां, गर्मियां शुरू हो चुकी हैं। अब गर्मियों में अगर आप गोभी खाओगे तो पचा ही नहीं सकते आप। तो जो मौसमी सब्जियां हैं वो उसी टेम्परेचर पर पचेंगी। जैसे सर्दियों की सब्जियां सर्दियों में ही आप पचा सकते हो, और गर्मियों की सब्जियां गर्मियों में ही आप पचा सकते हो। तो इस समय मीटिंग का कोई भी सदस्य अगर मटर खा रहा है, गाजर खा रहा है, गोभी खा रहा है, तो वह पचेगी नहीं। और पचेगी नहीं तो क्या होगा? बैड कोलेस्ट्रॉल बनेगी, बनाएगी, गैस बनाएगी, एसिडिटी बनाएगी। इसलिए जब नवरात्रे आए थे अप्रैल में, तो नवरात्रे इसीलिए आते हैं कि बंद कर दो अब गर्मियों का, सर्दियों का भोजन। अब अक्टूबर में नवरात्रे आएंगे तो वो क्या बताने के लिए आएंगे कि बंद कर दो अब गर्मियों का भोजन, अब गुड़ खाओ, तिल खाओ, गर्म चीजें खाओ। तो सर्दियों की चीजें सर्दियों में पचती हैं, गर्मियों की चीजें गर्मियों में पचती हैं। आइए अगले बिंदु की तरफ ले चलता हूं। यह है सुपर फूड, एक ऐसा भोजन जिसके बारे में हमारे ऋषियों ने कहा कि अगर गलतियां भी कर लेते हो ना जीवन में, तो ये भोजन उन गलतियों को दूर कर देगा। तो ये भोजन कभी नहीं छोड़ना। ये भोजन मनुष्य की प्रवृत्ति है, स्वभाव है मनुष्य का, होना ही चाहिए मनुष्य के जीवन में। तो इसी को कहा डिवाइन फूड। आपने देखा होगा हमारी संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं सनातन धर्म में। अनेकों पर्व होते हैं, अनेकों त्योहार होते हैं, खुशियों के समय होते हैं। और अगर इस मीटिंग में कोई व्यक्ति आर्य समाजी विचारधारा से है, तो इनके जीवन का तो हर दिन यज्ञ के लिए होता है, पूजा के लिए होता है। दिन में 2 बार करते हैं यज्ञ। अच्छे आर्य समाजी तो जो दृढ़ है वो 2 बार करते हैं। मेरे पिताजी 1 ही बार करते हैं दिन में। और यज्ञ किस चीज से किया जाता है? घी के बिना यज्ञ नहीं होता। तो याद रखना, आयुर्वेद कहता है एक डिवाइन फूड है संसार में, वो है घी। देसी नस्ल की गाय को, दूध को दही बनाकर, दही को बिलोकर जो घी बनाया जाता है, ये इसके बारे में आयुर्वेद के ग्रंथ भरे पड़े हैं। आयुर्वेद के सामान्य ग्रंथ कहते हैं महाऔषधि। और जानते हो वेदों में तो एक नहीं दसियों ऐसे मंत्र हैं जहां शुद्ध घी के बारे में वर्णन है। ये घी करता क्या है, इस घी की विशेषता बता देता हूं। घी का काम है, घी अग्नि के साथ जैसे ही मिलेगा, अग्नि और घी जब ये 2 मिलेंगे, ये जिस वातावरण में मिलेंगे उसी वातावरण को शुद्ध कर देंगे। और हमारे पेट में एक अग्नि जलती है, जठरा अग्नि। आयुर्वेद कहता है अगर आपने अपने शरीर को शुद्ध करना है, बीमारियों से मुक्त करना है, तो क्या करो? इस अग्नि के ऊपर घी डाल दो। अगर आपके जीवन में घी खाने की आदत है, और वो घी जिसके बारे में मैंने बताया, वो घी नहीं जो बाजार में मिलता है, वो घी नहीं जो 600-700 रुपए लीटर मिलता है, इस घी की बात नहीं कर रहा हूं। ये बटर ऑयल है। ये जर्सी गायों के क्रीम निकालकर उससे बनाया गया है। ये बीमारियों का कारण है संसार में, और जितनी रिसर्च हुई है आज तक मॉडर्न साइंस में, ये इसी बटर ऑयल पर हुई है। इसीलिए साइंटिस्ट कहते हैं घी नहीं खाना चाहिए। तो वह घी तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, पर वो घी जिसके बारे में ऋषियों ने विधान किया कि यह तो बड़े से बड़े जहर के असर को भी खत्म कर देता है शरीर के भीतर। अभी कुछ दिन पहले मैं एक गांव में प्रचार के लिए गया, तो वहां किसी ने एक भैंस को जहर खिला दिया। कोई मुसलमान रहा होगा, उसने भैंस को, किसी हिंदू की भैंस को जहर खिला दिया। तो एक वैद्य जी को बुलाया गया, वो वैद्य जी आए, उन्होंने कहा इस गाय को, इस भैंस को गाय का घी पिलाना है, और उसे गर्म करके, गर्म इसलिए किया ताकि वह घी इसके भीतर अग्नि आ जाए। तो उस घी को गर्म किया गया गुनगुना, और उसे उस भैंस को पिलाया गया, और वह 3-4 दिन तक पिलाया गया, और वह ठीक हो गई। तब मुझे समझ में आया कि घी का काम है शरीर को डिटॉक्स करना। साइंटिस्ट या मॉडर्न न्यूट्रिशनिस्ट आपको इतना तो बता देते हैं कि घी शरीर को डिटॉक्स करता है, पर करता कैसे है ये नहीं बताते।
तो क्योंकि घी का काम है, अग्नि के साथ मिलकर घी शरीर को डिटॉक्स करता है। तो इसीलिए हमने 2 समय हवन करने का विधान रखा। पूजा पाठ है, 16 संस्कार हैं, सब पर घी और अग्नि हमारे घर में रहती है। तो यहाँ पर एक सिद्धांत समझाने का प्रयास करूंगा, इसे समझ लीजिए। आप अगर घी का सेवन नहीं करते और अन्न ही अन्न जीवन में खाते हैं तो अन्न में तामसिकता होती है। इसलिए उपवास में अन्न नहीं खाते। क्यों? क्योंकि अन्न शरीर को तामसिकता देता है, हाँ ताकत भी देता है, इसलिए अन्न खाना जरूरी है। तो हमारे ऋषियों ने कहा सामान्य जीवन में जब आप अन्न खाते हो, अन्न के भीतर जो तामसिकता है, अगर उस तामसिकता को दूर करना चाहते हो तो क्या करो, उस अन्न को घी में डुबो कर खाओ। बस यही कारण है कि बिहार के लोग जब लिट्टी चोखा खाते हैं तो लिट्टी को घी में डुबो कर खाते हैं। राजस्थान के लोग जब खाते हैं ना, वो दाल बाफले चूरमा आदि ये सब खाते हैं तो हमेशा इनको घी में डुबो कर खाते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात के लोग हमेशा अन्न के साथ जितना रोटी होगी, जितने चावल होंगे, जितनी दाल होगी, उतना ही घी लेकर खाते हैं। हालांकि इस सिद्धांत को वो भूल गए, उन्होंने इसको स्वाद से जोड़ लिया। पर हमारी वैदिक संस्कृति में घी स्वाद के लिए नहीं बल्कि सात्विकता के लिए खाया जाता था। बस यही कारण था कि श्री कृष्ण घी खाते थे, हमारे ऋषि घी खाते थे, श्री राम घी खाते थे, क्योंकि घी खाने से, याद रख लीजिए, सारे मन के रोग दूर होते हैं, नसों के रोग दूर होते हैं, पेट के रोग दूर होते हैं, मस्तिष्क के रोग दूर होते हैं, और जीवन में सात्विकता आती है, सही निर्णय लेने की क्षमताएं आती हैं। इसलिए घी खाना कभी नहीं छोड़ना। अन्न की तामसिकता को दूर करना है तो हमेशा रूखी रोटी नहीं खानी, चुपड़ी रोटी खानी है, दाल में घी डालकर खाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो कैंसर कभी जीवन में नहीं होगा, कभी डायबिटीज नहीं होगी, कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा। शुद्ध घी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और नकली घी जो बाजार में मिल रहा है 600, 700, 800, 900 रुपए किलो वाला, ये संसार में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहा है। तो घी क्या है? घी एक सुपर फूड है, घी एक डिवाइन फूड है, ये शरीर को सात्विक बनाता है। हाँ, अब इस घी को औषधि की तरह प्रयोग कर सकते हैं, और ये मैं पिछले कई वर्षों से करवा रहा हूं, क्योंकि मेरा मोटिव है बिना दवाइयों के ठीक करना। मैं दवाइयां नहीं देता ठीक करने के लिए। अगर ठीक होना है और कोई भी बीमारी हो जीवन में, आप नाम बताने की भी जरूरत नहीं है कि मुझे ये बीमारी, हार्मोनल इश्यूज हो, कोई मानसिक रोग हो, कोई शारीरिक रोग हो, कोई नसों का रोग हो, कोई पेट का रोग हो, कोई कहीं शरीर में ट्यूमर जमा हो, कैंसर हो, तो एक सिद्धांत समझ लीजिए, ये इस सिद्धांत से ऊपर दुनिया में कोई सिद्धांत है नहीं बीमारियों को ठीक करने के लिए। बस आपको अपने भोजन का समय बदलना है, सुबह और शाम का भोजन। शाम को 5 बजे अगर आप भोजन करते हैं और रात्रि को 9 बजे आप गर्म पानी का मतलब अग्नि, उबलता हुआ पानी, उबलते हुए पानी में 2 चम्मच शुद्ध देसी घी, वन में चरने वाली गाय हो, बिलोकर निकाला गया घी हो, अगर ये 2 चम्मच आप खा लेते हैं तो चाहे दिल्ली में रहो, चाहे मुंबई में रहो, चाहे कितने ही प्रदूषित एरिया में रहो, चाहे दूध मिले ना मिले, ये दूध का विकल्प है। गर्म पानी में 2 चम्मच घी अगर आप ले लेते हैं तो दुनिया की कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो ठीक ना की जा सके। आप अभी अभी मुझे संबोधित कर रहे थे डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूं नहीं, मैं तो इंजीनियर हूं। हाँ, योग का आचार्य हूँ, योग सिखाता हूं, पर डॉक्टर नहीं हूं, क्योंकि मैं दवाइयां देता ही नहीं, दवाइयों की मुझे नॉलेज ही नहीं है। मैं तो बिना दवाइयों के ठीक करता हूँ। जो मैं बता रहा हूँ ना, ये कोई चिकित्सा नहीं है, ये तो सामान्य विधि है, दादी नानी बताया करती हैं ये चीजें। तो इसलिए जो सिद्धांत मैं आपके सामने रख रहा हूं, अगर इस सिद्धांत का प्रयोग मात्र 15 दिन भी आप कर लेते हैं तो ये गारंटी देता हूं, कोई भी रोग हो, कोई भी का मतलब कोई भी रोग शरीर में हो, 15 दिन में ही आपको वह दूर होता हुआ प्रतीत होने लगता है। बस शर्त यह है कि वह घी शुद्ध होना चाहिए, बिलो कर निकाला गया होना चाहिए, देसी नस्ल की गाय का होना चाहिए, और वह गाय न तो उसे ऑक्सीटॉक्सी के इंजेक्शन लगते हों और ना ही वह खूंटे पर 24 घंटे बंधी रहती हो। तो ये एक डिवाइन फूड है, इसको जीवन में अपनाइए और आप देखेंगे अनेकों बीमारियां आपके जीवन से दूर होने लगती हैं। इसी तरह से एक डिवाइन फूड और है, इसे भी समझा देता हूं, इसे भी नोट कर लीजिए। एक जितने भी 6 रस होते हैं, खट्टा, मीठा, कड़वा, तीखा, कसैला, नमकीन, इनका जो राजा है
उसे कहते हैं मीठा। खुशियां हो तो मीठा, त्योहार हो तो मीठा, यज्ञ हो तो मीठा। आर्य समाजी यज्ञ में भी मीठा डालते हैं, नमकीन नहीं डालते, मीठा डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि मीठा सारे रसों का राजा है। और मीठा कब तक खाना चाहिए? जब बालक पैदा होता है तो उसके होठों पर शहद लगाया जाता है, यानी कि सिंबल को समझिए, हमारे तरीकों को समझिए, हमारी पद्धति को समझिए। एक पैदा हुआ बच्चे से लेकर एक मरते हुआ वृद्ध भी मीठा खाना चाहिए। अब आप कहेंगे मीठा खाएंगे तो डायबिटीज होगी। हाँ, डायबिटीज होगी। किससे? इस मीठे से नहीं जिसका जिक्र वेदों में किया गया है, उस मीठे से जो आप रोज खा रहे हैं। सफ गुड़ में सबसे कम गुण होते हैं, गुण से अधिक गुण होते हैं खांड में, खांड से अधिक होते हैं बूरे में, और बूरे से अधिक गुण होते हैं संसार में। सबसे अधिक गुण अगर किसी मीठे में है तो वह है लाल रंग की मिश्री। ये अगर आपके जीवन में है, जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये है डिवाइन फूड, एक सुपर फूड। जितने भी मीटिंग में सदस्य हैं, उनके घर में कोई सदस्य ऐसे हों जो 50 साल 60 साल की आयु में डंडा लेकर चलना शुरू कर दिया हो, घुटनों के दर्द, शरीर के दर्द, नसों के दर्द हो रहे हैं, विटामिन्स की कमी है, मिनरल्स की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो यही वह भोजन है जो हम गर्भवती स्त्रियों को, कमजोर लोगों को, बूढ़ों को, बच्चों को खिलाते हैं। ये इसमें इतनी सी भी तामसिकता नहीं है। ये संसार का सबसे शुद्ध मीठा है, कभी डायबिटीज नहीं करेगा। ये आपके जीवन में मरते दम तक होना चाहिए। और विधि क्या है? सबसे सटीक तरीका, भोजन के अंत में सौंफ खाना एक डिवाइन डिवाइन आदत है। हम लोगों की आदत थी, सनातन धर्मियों की, हम भूल गए। भोजन के अंत में सौंफ खाना हम भूल गए, होटलों में जाके खाते हैं। तो मोटी वाली सौंफ आपको खानी है इस मिश्री के साथ। और आप, ये मिश्री का और सौंफ का काम क्या है? कोलेस्ट्रॉल नहीं बनने देना। तो आप चाहते हैं, आपने गलत भोजन भी किया तो भोजन के अंत में सौंफ और मिश्री खा लीजिए, उसका असर कम हो जाएगा। और आपने सात्विक भोजन किया तो उसका असर बढ़ जाएगा। तो ये डिवाइन कुछ आदतें हैं, डिवाइन फूड हमारे जीवन में है। ये अगर जीवन में आ जाते हैं तो आप देखेंगे अनेकों बीमारियां आपके जीवन से चली जाएंगी। इसी तरह एक डिवाइन सब्जी है, एक दिव्य सब्जी है, जिसके बारे में आयुर्वेद में अनेकों जगह विधान है, पर हम जानते ही नहीं। कुष्मांड कहते हैं इसे संस्कृत में। हम समझेंगे ही नहीं है क्या ये। अगर हमें समझ में आ गया तो याद रखना, वेदों में भी वर्णन है, और वेद हमारे ग्रंथों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है। वेदों में जिस वस्तु का जिक्र आ गया, समझ लो इसे छोड़ना नहीं है, इसे जीवन में धारण करना है। तो वेदों में जिक्र है पेठे का, वेदों में जिक्र है कद्दू का, पंपकिन जिसे कहते हैं, काशी फल जिसे कहते हैं। जानते हो ये काशी फल क्या करता है? ये शरीर के सारे इन्फेक्शंस को दूर करता है। लोग कहेंगे बुखार आ जाता है, पेट में इन्फेक्शन हो गया, समझ नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि आपने पेठा खाना बंद कर दिया। तो 15 दिन में, 7 दिन में एक बार कद्दू की सब्जी जरूर खाइए। साउथ इंडिया में जब हम नारियल फोड़ते हैं ना मंदिरों में, में चढ़ाया, तो ये एक सिंबल है कि हम जो सात्विक वस्तुएं हैं, जो दिव्य वस्तुएं हैं, ये परमात्मा को, ये देवताओं को चढ़ाते हैं। तो ये शरीर भी परमात्मा का दिया हुआ एक मंदिर है, इसलिए इस मंदिर को, मंदिर के भीतर कद्दू की सब्जी जरूर डालिए। यानी कि 7 दिन में, 15 दिन में एक बार कद्दू की सब्जी का सेवन अवश्य कीजिए। ये एक डिवाइन फूड है। ये आदतें अगर आपके जीवन में आ जाती हैं तो यकीन मानिए दवाइयों की कोई आवश्यकता है ही नहीं। आप अपने आप ही ठीक होने लगेंगे, अपने आप ही आपकी बीमारियां ठीक होने लगेगी। यहाँ पर मैं अपने विचारों को विराम देता हूँ। कोई प्रश्न आपके मन में हो अपनी बीमारियों को लेके या विषय को लेके, तो आप रख सकते हैं।
दूध अब शुद्ध नहीं मिल रहा है, तो क्या हम बादाम का दूध बना के घर में पी सकते हैं? उसे बादाम प्रकृति उसे बादाम का, उसे दूध ना समझे, वह दूध नहीं होगा, वह बादाम होगा। तो बादाम, बादाम का जो भी है पानी डाल के भिगो के पीस के उसको छान के पी सकते हैं, उसका दही भी जम जाता है, उसकी चाय भी बन जाती है। मैं करता हूँ घर में ये सब चीजें। वो अगर तो नारियल का करे, कोई बादाम का करे, तो इसे ये ना समझे कि आयुर्वेद में जो दूध का लाभ दिया गया है, जो घी का लाभ दिया हुआ है, या जो पंचगव्यों का लाभ दिया, वो मिलेगा। आप बादाम का दूध पिएंगे तो बादाम का लाभ मिलेगा, आप नारियल का दूध पिएंगे नारियल का लाभ मिलेगा, परंतु आप देसी नस्ल की गाय का दूध पिएंगे तो दूध का लाभ तब मिलेगा आपको। और दूध सर क्या वो करता है, उपलब्ध घी क्या वो करता गाय है। उपलब्ध है? वो हाँ, गाय कहाँ उपलब्ध है? मेट्रो सिटीज में वो गाय, अगर गाय का दूध, देखिए, और कोई मैं छोटे मुठे दूध को इस गाय का दूध कहकर भी बेच देते हैं घी मैं में। हरिद्वार में रहता हूं, और यहाँ पर भी हमारे सामने एक समस्या थी कि गाय का दूध कैसे मिले। तो मैंने और मेरे पिताजी ने मिलकर जब देखा कि हम गाय पाल नहीं सकते, तो हमने लोगों को पलवानी शुरू की। 15 साल पहले मैंने मुहिम शुरू की थी। हमने लोगों को गाय पलवाई जो पाल सकते हैं, और आज हमारे पास 90 गाय हैं, 90 गाय हैं जो हमने लोगों को पलवाई है। हमारे घर में नहीं है, मुझे नहीं आता, इतना सा भी काम नहीं आता गाय का, पर ये सारा काम मैं करवाता हूँ लोगों से। तो दूध पीना है, पाल नहीं सकते तो पलवाइए, सीधी सी बात है। जो पालते हैं उन्हें दीजिए गाय, गोदान कीजिए, इसी को गोदान कहते हैं। अन्य कोई प्रश्न? बीमारियों, प्रणाम, आपने बहुत विस्तार से बताया। ये रेड मिश्री की बात आपने की थी, वो समझ में नहीं आई बात, जरा बता देंगे रेड मिश्री कहाँ है, जो क्या है, लाल क्या जो कहाँ लाल मिलती है? मिश्री है, ये लाल खांड से बनती है। और ये जब 4 किलो लगभग जो खांड होती है, इसको हम गर्म करके चाशनी बनाते हैं और चाशनी में धागे बांध देते हैं, तो इसकी सात्विकता धागों पर चिपक जाती है, और जो मीठे की थोड़ी बहुत तामसिकता ये नीचे रह जाती है। तो जो मिश्री बनती है लाल रंग की, ये संसार का सबसे सात्विक मीठा होता है। तो बाजार में आप प्रयास कीजिए, अगर ये मिल जाए, और मिल जाए तो शायद ये 700-800 रुपए के रेट में बाजार से मिलेगी। तो 700-800 रुपए किलो के रेट में आपको बाजार में मिलेगी। तो ज्यादा नहीं, थोड़ी सी मिश्री रोज खानी है, और आप देखेंगे शरीर में कभी ऊर्जा की कमी नहीं होने देती मिश्री। डायबिटीज वाले भी खा सकते हैं इसको? डायबिटीज में तो हम लोग इसका प्रयोग नहीं कर सकते अगर ना। किसी को भी डायबिटीज 200 के लेवल तक है, तो आप यूं समझ लीजिए आप खा सकते हैं, और 150 तक वाले को तो डायबिटीज होती नहीं, आयुर्वेद कहता है डायबिटिक हो ही नहीं आप। तो टेंशन ना लें। हाँ, किसी को 200 से अधिक है, 300 है, 400 है, तो पहले जो मैंने नियम बताए, भोजन का समय बदलिए, रात को घी पीकर सोइए, अपने आप 400-500 वाली डायबिटीज 100 से नीचे आ जाएगी, 200 से नीचे आ जाएगी, तब आप मिश्री का भी सेवन कर सकते हैं। सर इसमें हमारे क्षेत्र में गन्ने के जूस की जो उबालने के बाद हांडी में डालकर, जिसको राब कहते थे, वो राब जी, बनाते थे। और बिल्कुल पुराने जमाने की बात है, वो राब जो है वो डायबिटीज को तो ठीक करती ही करती थी, और आपके सिद्धांत अनुसार वो शरीर को भी शुद्ध कर देती थी। बिल्कुल मैंने बहुत खाया है उबलता बिल्कुल। हुआ गरम गरम हलवा गन्ने हाँ, के जूस का। दैट्स वंडरफुल, सो टेस्टी। कि और कितना न्यूट्रिशियस होता था वो, लेकिन आज वो नहीं उपलब्ध है सर। उपलब्ध, देखिए जहां सर, चाहा वहां रहा। मैं, मेरे घर में राब भी है, मेरे घर में मिश्री भी है, सब कुछ है, मैं चाहता हूं तो प्राप्त कर लेता हूँ। तो आप भी नहीं नहीं, चाहे। चाहना चाहना भी चाहिए, प्राप्त भी करना चाहिए शरीर के लिए। हमारा ये धर्म है कि हम अपने शरीर को शुद्ध रखें। जी 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 ब्लैक मोलासेस के नाम से मिलता है सर, वो राब जो होता है जी। मोलासेस, तो वो खा बिल- सकते हैं सर? बिल्कुल खा ये सकते हैं, काला गुड़ होता है वो भी जी, खा सकते हैं, ये बिल्कुल। यहाँ पे पैकेट में डब्बे में मिलता है वो। बिल्कुल तो मैंने पीछे हमने खाया था उसको, लेकिन जी। अब फिर गर्मी सोच के शायद कि कहीं गर्मी ना हो जाए, इसलिए छोड़ा है इसको थोड़ा। जो तो राव की बात कर रहे हैं एक सज्जन, राव ठंडी होती है, गुड़ गर्म जी होता है, तो अंतर ये गर्म से ठंडी कैसे बनी? तो आप गरम गरम गुड़ को जमा देंगे तो वह गर्म हो जाएगा, पर उस गरम गुड़ को आप 24 घंटे तक घुमाते रहना है, उसे हवा लगानी है, तो उसमें क्रिस्टल जी बन जाते हैं, तो उसमें ठंडक आ जाती है। अब राव ठंडी हो गई, मिश्री ठंडी हो गई, बूरा ठंडा हो गया, और गुड़ गर्म रह गया। तो गुड़ और जी शक्कर गर्म होती हैं, बाकी सारी चीजें ठंडी होती हैं।
सर वो जो एक नमक के बारे में बताया, तो जो लाहौरी से जो बड़े टन में आता है उसको हम घर पे क्या उसको यूज कर सकते हैं? जो लाहौरी के नाम से बाजार में मिल रहा है वास्तव में वो ईरानी नमक है। और उसकी पहचान कैसे करेंगे? आप रंग से करेंगे। जैसे आप जी पतंजलि पर भी जाएंगे तो पतंजलि पर भी जो नमक है ना वो ईरानी है, लाहौरी नहीं है। तो जी ये आपको थोड़ा कॉन्शियसली चेक करना है। जब मैं आपको बता दूं, मैं हरिद्वार की सारी बड़ी बड़ी दुकानों पर गया हूं, तब जाकर एक दुकान पर मुझे मिला असली लाहौरी नमक जो बिल्कुल गाढ़े रंग का था। ये था होता है। तो ये, क्योंकि ये महंगा है, ये आपको सस्ता नहीं मिलेगा, ये आपको लगभग 100 रुपए से जी ऊपर का ही मिलेगा। जी हाँ, हाँ, हिमालय के नाम से तो आता है मार्केट में, हिमालय नमक के नाम से, और 150 के करीब किलो है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं सोची थी शायद वो भी लाल लाल रंग का होता है ना, सेंधा नमक, तो इतने बड़े बड़े डले आते, तो मैं सोचा शायद वही है, नहीं नहीं, अगर वो हो लाल सकता है। रंग के डले मिलते हैं तो वो तो ठीक है, पर उसके जी साथ ये क्या करते हैं, सफेद डले भी पीस देते हैं। सफेद नहीं जो नहीं, मैं डला है वो जहर है। जी सर, मैं खुद हमारी ला के घर में हमदस्ती में कूट के बनाती हूँ नमक, फिर ठीक है, 5 वो किलो सही। का ले आए। जी, जी वो वाला, इसलिए मैं कहती खा सकते हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल ले सकते थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा एक प्रश्न था हैं। डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न ये था कि लोगों को 5-5 दिन मूल नहीं थे, ये क्या कारण है इसका? आपकी आवाज मुझे स्पष्ट सुनाई नहीं दी, दोबारा बोलिए। ये 5 दिन मूल नहीं जाते, लोअर ग्लैंड नहीं जाते 5 दिन, ये क्या कारण है? इसका कारण और है, भूख लगता है उनको? हाँ, पेट की जो आंतें हैं ये कमजोर हो गई हैं। और आंतों को ताकत कहाँ से मिलती है? घी से मिलती है। आपने संघ प्रक्षालन नामक एक विधि सुनी होगी, जिसमें हम नमक का पानी पिला के आंतों को बिल्कुल साफ कर देते हैं। उसके बाद आंतों को ताकत कहाँ से मिलती है? घी। उसके बाद घी खिलाते हैं इतना सारा। तो हमने घी बंद कर दिया और अन्न पर अन्न पर अन्न रोज खाए जा रहे हैं, तो आंतों की ताकत कम हो गई, इसलिए कब्ज होने लगा। तो क्या करो, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? एक विधि बता देता हूं। जिसका भी पेट कमजोर हो, चाहे आईबीएस हो, कोलाइटिस हो, वो 2 समय ये कार्य करे। जैसे सुबह के समय भोजन जब आप करो 8 साढ़े 8 बजे, तो करीबन 7 बजे गर्म पानी लो और उसमें 2 या 3 चम्मच घी मिला लो। भोजन से आधा घंटा पहले आप उस पानी को पी जाओ। तो ये पानी क्या करेगा, पेट में जाके आंतों तक जाएगा और आंतों को ताकत देगा। तो फिर जो भोजन आप करोगे बाद में, वो भोजन सही से पचेगा। और जो विधि मैं बता रहा हूँ, कुछ कुछ ऐसी विधि साउथ के गुरु हैं, सदगुरु, ये भी बताते हैं। वो कहते हैं घी को भोजन से पहले पीना चाहिए। मैं कहता हूं पानी गर्म पानी में मिलाकर पीना चाहिए। ऐसे ही पियोगे तो कम लाभ, और गर्म पानी में डाल के पियोगे तो ज्यादा लाभ। और ठीक यही विधि रात्रि को सोते समय करनी है। तो 2 समय आपने गर्म पानी, अगर गर्म पानी में घी मिलाकर पिया, तो 2 समय करने वाला व्यक्ति पेट के कोई भी रोग है 15 दिन में ठीक हो जाएगा। आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। शिव शिव कुमार जी कुमार। अनम्यूट कीजिए अपने को। मैं कल पूछ रहा हूँ सर, मेरा घी पीने से सुबह कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा नहीं? शुद्ध घी कोलेस्ट्रॉल कम करता है और घटिया घी कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है। तो घी अगर बिलो के निकाला गया है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस बीच में हुई है, बिलोया गया है, तो ऐसा घी हमेशा मोटापा कम करता है, फैट फैट को, बैड कोलेस्ट्रॉल को दूर करता है। तो घी की ये पहचान है। मैं पिछले कई वर्षों से घी से ही इलाज कर रहा हूँ। कैंसर तक ठीक हुआ है। आपको वीडियो भेजूंगा, एक व्यक्ति का 3rd स्टेज कैंसर ठीक हुआ है। कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, दिमाग के सोराइसिस, पित्त, एसिडिटी, ये सब घी से ठीक हो रही है। हाँ सपना जी बोलिए। सर मैं कैंसर पेशेंट हूँ, जी, मेरा किस तरह का, ट्रीटमेंट चल रहा है। किस तरह का मैं ब्रेस्ट कैंसर था मुझे। जी लास्ट अप्रैल में मेरा ऑपरेशन हुआ था। जी 1 साल हो गया कंप्लीट। मैंने पूरा ट्रीटमेंट कराया है। जी। अब मेरी फॉलोअप में मेरा मेमोग्राम होना था, 1 साल के अंदर होता है। तो सर उसमें डायग्नोज हुआ है कि आपको बायोप्सी के लिए सजेस्ट किया है। तो अच्छा, सर फिर मेरा से डायग्नोज, फिर मेरा से जो, डिटेक्ट हुआ, हाँ जी, हाँ जी, फिर से हाँ जी, डिटेक्ट। फिर
हाँ जी, वो फिर से सजेशन किया है उन्होंने। अब मेरा मंडे को बायोप्सी होगा, लेकिन जो मेरा कैंसर था उसमें जब पहले मैं बायोप्सी में ये उन्होंने डॉक्टर्स ने डिक्लेयर किया था कि आपका कैंसर फैलने वाला नहीं है, बहुत अच्छे स्टेज, मतलब बहुत अच्छी वाला कैंसर है जो आपका ठीक हो सकता है। बेनिफिट कैंसर, हाँ तो जी फिर ये ठीक। दोबारा दोबारा तो सर मैं डॉक्टर से भी क्वेश्चन के, जब मेरा क्यूरेबल था और आपने ट्रीटमेंट कर दिया, ऑपरेशन हो गया, कीमो हो गई, रेडिएशन हो गई, पूरा ट्रीटमेंट मैंने लिया है, फॉलोअप में मैं हमेशा गई हूँ, सारे मेरे टेस्ट हुए, फिर ये दोबारा ऐसे क्यों हुआ है जो उन्होंने अच्छा, कोई सजेशन किया? परहेज भी बताया उन्होंने, कोई कारण बताया क्यों हुआ? नहीं बताया ना, ना तो कोई नहीं कारण बताया, बताया बस होगा ना परहेज सजेस्ट बताया किया, होगा। मेरे सजेस्ट नाना किया। जी मेरे नाना जी कैंसर से मर गए, और उनका भी जब कैंसर ठीक हुआ तो एक दिन मैंने देखा चाय पी रहे थे। मैंने कहा नाना जी चाय क्यों पी रहे हो आप? तो कहते हैं बेट तू तू क्या जानता है, अरे मेरा इलाज डॉक्टर से चल रहा है, डॉक्टर ने कहा अब कुछ भी खा सकते हो आप। 1 साल बाद फिर हुआ और फिर ठीक नहीं हुआ। तो डॉक्टर ना तो कारण बताएगा और ना परहेज बताएगा। तो आप जो मैं बताने जा रहा हूँ इसका पालन शुरू कर दीजिए बस घर में, अपने आप ये ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, कोई इसी बड़ी समस्या नहीं है। बाकी जो इलाज चल रहा है उसे चलाते रहिए। देखिए जो अन्न हम खाते हैं, ये अन्न में ताकत है, अन्न में पौष्टिकता बहुत है, परंतु एक ही समस्या अन्न में, इसमें तामसिकता होती है, इसमें जहर होता है, इसमें टॉक्सिन्स होते हैं। इसलिए हम व्रत में अन्न नहीं खाते। और हमारा जो अन्न है ये खुद भी टॉक्सिक है, साथ में इसे उगाया भी जहर डाल डाल कर है, तो इसमें तामसिकता होती है अधिक। तो जो व्यक्ति, जो सज्जन है जिनका कैंसर ठीक हुआ, मेरे परिचय के हैं, उन्होंने 2 महीने का टारगेट लिया था। उस 2 महीने में उन्होंने अन्न नहीं खाया। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि अन्न बिल्कुल छोड़ दो, हाँ ऑर्गेनिक अन्न लेना शुरू करो मार्केट से, और जिसमें गेहूं तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जब भी आपको चावल खाने का मन हो तो केवल ऑर्गेनिक समा के चावल की खीर या खिचड़ी खानी है आपको, दालें ऑर्गेनिक। और क्या करना है, 2 टाइम भोजन करना है। सुबह के भोजन में अन्न, दाल या चावल या जो भी ले रहे हो वो इतना हो, और फ्रूट्स इतने होने चाहिए, यानी कि 2 गुने फल और 1/3 आपका अन्न हो, ऐसी डाइट लेनी है। और जो आप अन्न लोगे वो कभी भी रूखा नहीं होना चाहिए, वह घी डाल कर लेना है। भोजन आप सुबह 8 साढ़े 8 बजे करेंगे, उससे 1 घंटा पहले गर्म पानी में 2 या 3 चम्मच शुद्ध घी डालना है, तो वो शुद्धिकरण करेगा। दोपहर में अगर भूख लगती है तो नारियल पानी, नारियल का काम भी डिटॉक्स करना है, तो दोपहर में 1 नारियल पानी पीने की आदत डाल लीजिए। शाम के समय भोजन कीजिए, अगर भूख लग रही है तो शाम को 5 बजे तक आपका भोजन हो जाना चाहिए, और शाम का भोजन हल्का। शाम के भोजन में बिल्कुल भी फ्रूट्स नहीं लेने हैं, शाम के भोजन में सैलेड भी नहीं लेना है, नींबू अचार कोई भी खट्टी चीज नहीं। तो शाम के भोजन में क्या लेना है, जैसे समा के चावल की खिचड़ी हो गई, खीर आपने ले ली मान लो, या फिर जौ का कोई दलिया हो गया, कुछ ऐसी चीज है ना, पर उसमें घी डालकर लेना है। तो थोड़ा सा आपको भोजन करना है और उसमें उतना ही लगभग घी, मतलब अच्छी मात्रा में घी डाल के आपको शाम का भोजन करना है। और रात्रि में जब सोने जाने लगो तब उसी तरह से आपको तेज गर्म पानी में 1 या 2 चम्मच घी डालकर आपको सो जाना है। तो ये आप महीना भर आप कीजिए, और मुझे तो ऐसी उम्मीद है कि 2-3 महीने बाद रिपोर्ट ही बदल जाएंगी, बिल्कुल करके देखिए आप इसे। लेकिन पर सर मेरा इस मंडे को बायोप्सी है, जी एम्स से कोई मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। अब जी मंडे को मेरे को डेट मिली है, बायोप्सी करेंगे वो मेरी, जी फिर उसके बाद रिपोर्ट पता चलती है। और मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, मेरा फर्स्ट ऑपरेशन होने के बाद राइट हैंड में मेरे चाहे की रिपोर्ट स्वेलिंग। चाहे रिपोर्ट जैसी भी आए, ये जो डाइट मैंने बताई है आप अपने जीवन में अब हमेशा बना कर रखिए, ताकि ठीक आगे है, फ्यूचर में कभी कोई समस्या ना हो। ठीक है। मैं डायबिटिक पेशेंट में सर डर ये लगता है कि मेरे ना ऑपरेशन के बाद राइट हैंड साइड का ऑपरेट हुआ है मेरा, तो राइट हैंड साइड में स्वेलिंग बहुत ज्यादा है। अब उसके लिए डॉक्टर कहते हैं ये कितना तो है साइड डायबिटीज इफेक्ट है, लेवल, इसका कोई कितना है ट्रीटमेंट। फास्टिंग में, कितना है डायबिटीज लेवल? फास्टिंग मैंने अभी चेक करी है, मेरी 208 आई है, कल मेरी 311 थी आयुर्वेद की डिनर दृष्टि से पहले। में आयुर्वेद की दृष्टि में आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं हो, नॉर्मल है। 200 तो कृष्ण राम ये हम जैसे लोग लेके घूमते हैं आयुर्वेद में,
150 वालों को तो हम यूं मानते हैं आयुर्वेद में कि तुम्हें मीठा खाना चाहिए, तो आप परेशान ना हो, डायबिटीज की ऐसी कोई बड़ी समस्या नहीं है आपको, है ना, अपने आप ठीक होने लगेगी। डायबिटीज तो 150 से बस ये डर लगता है ना, राइट हैंड मेरा बहुत स्वेल है, स्वेलिंग बहुत ज्यादा है, डॉक्टर कहते खाना हैं खाना कितने इसका बजे कोई खाती हैं आप रात ट्रीटमेंट का? नहीं है। रात का खाना कितने बजे खाती हैं? रात का खाना तो लेट हो जाता है, 10 तो बज बस तो जाते हैं। बस तो मैंने जो कहा ना, अगर आपने कर लिया, मुश्किल है पर अगर आपने कर लिया ना, आपको समझ नहीं आएगा मेरे शरीर के साथ हो क्या रहा है। आप चली थी कैंसर ठीक करने, और होगा क्या, 10-12 दूसरी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। करके देख लो, कसम खा लो करेंगे कि सर। शाम को 5 बजे के बाद खाना नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना। और एक दिन मैंने एक सज्जन से पूछा खाना कब खाते हो, तो कहते हैं हम तो एक ही टाइम 2 टाइम खाना खाते हैं। मैंने कहा अच्छा, तो कहते हैं हाँ बस सुबह को पराठे खा लेते हैं, वो खाना थोड़ी ना होता है। तो उस मेंटेलिटी में नहीं जीना। आपने एक मूंगफली का दाना भी खाया तो शरीर उसे भोजन मानेगा। तो 5 बजे के बाद कुछ नहीं खाना, सिर्फ गर्म पानी और घी। दूध आपके लिए नहीं है। किस शहर में रहती हैं आप? दिल्ली में। दिल्ली। दिल्ली वालों के लिए अगर दूध उपलब्ध है शुद्ध तो लेना है, अन्यथा दूध बंद। और रात को गर्म पानी के साथ घी का सेवन कीजिए। मैं गारंटी देता हूं आपको, 2 महीने के भीतर अनेकों बीमारियां ठीक हो जाएंगी। सर कैंसर अब तो घी भी यहाँ, अब सर यहाँ तो कुछ भी शुद्ध नहीं मिलता, डब्बा बंद चीजें मंदा होती है कैंसर वालों घी, को। अब बहुत घी सारे डब्बा लोग हैं बंद है। गुजरात और राजस्थान में जो देसी नस्ल की गायों का घी बनाकर बेचते हैं। हम हरिद्वार में भी यही कार्य करते हैं। तो आप हरिद्वार आके हमसे ले सकती हैं या मंगा सकती हैं। तो वो आप अपनी सुविधा अनुसार देख सकती हैं। पर यह है कि घी शरीर को डिटॉक्स करता है। तो कोई भी कोलेस्ट्रॉल का मरीज हो, डायबिटीज का हो, कैंसर का हो, आप घी का सेवन पानी के साथ लेना शुरू कर दीजिए सुबह शाम। महीने भर में सर फिर चमत्कार हो जाएगा। आपसे मैं कैसे ले सकती हूँ घी, आप कॉन्टेक्ट मेरा नंबर बताइए। फोन नंबर ले लीजिएगा दीपन जी से, और मुझे संपर्क कर लीजिएगा। ऑनलाइन आ जाए। जी आगे चलते हैं। अगर कोई ठीक है सर। व्यक्तिगत कुछ ऐसा है तो चैट बॉक्स में डॉक्टर साहब का नंबर आपको मिल जाएगा, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने लिख दिया है कमेंट बॉक्स में, यहाँ से। जी 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 जी, ठीक है, धन्यवाद। अभी किसी का और कोई समय हो गया है दीपन जी, अगर कोई प्रश्न है तो, अन्यथा इसको हम समापन की तरफ ले जाते हैं। हमारे बीच में मलिक सर भी आए हुए हैं। जी, मलिक साहब ने तो ये सब चर्चा सुनी है। मलिक साहब बहुत वरिष्ठ हैं और अनुभवी हैं। तो मलिक साहब, आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? मेरा सबको हार्दिक प्रणाम। और जो आज चर्चा सुनी ये तो गजब की है, लेकिन हम दिल्ली वालों के लिए तो इम्पॉसिबल भी लगती है। और मैंने ऐसी ही, मैं एक शायद कौन सी वो थी बुक, उसको पढ़ रहा था, तब मैंने देखा जैसे आप बता रहे हैं। आपने कहा मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं आचार्य तो हूँ, लेकिन तो मुझे लगा कि ये पॉसिबल है ही नहीं अब इस जीवन शैली में, तो बहुत मुश्किल है ये चीजें, तो मैंने उसको छोड़ दिया। आज मैं इनके मुख से वही बातें सुन रहा हूँ जो मैं पढ़ रहा था। तो आपने जो एक बहन जो अभी कैंसर की बात कर रही थी, उनको जो बताया, डेफिनेटली वो इस तरह के रोगी हैं तो वो पालन करेंगे, और आम आदमी भी संकल्पी होगा तो पालन करेगा। और मैं अनिल जी, आपकी पूरी दीपन जी, सरोज जी, सबका बहुत बहुत मैं तो प्रभु से प्रार्थना यही करता हूँ कि ऐसे ही लोगों को लाते रहें हर हमें, और सब लोगों को जो बीमार हैं या ना हैं, और नेचुरल प्राकृतिक चीजें जो हो पता लगती रहे, तो वो अपने शरीर को स्वस्थ रख पाएंगे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं कल ही कह रहा था सूरज बिट्टा को कि आप तो किस्मत वाले हो, आपको पुण्य का काम मिल रहा है। पुण्य काम करने को किसी को मिलते ही नहीं है। मैं इन चीजों को बड़े गहराई से सोचता हूँ, मनन करता हूँ। पुण्य का काम तो मिलता ही नहीं लोगों को। आज जो इन्होंने अभी, मैं नाम तो नहीं पढ़ पाया इनका, तो जो आचार्य जी ने बातें बताई हैं, ये एक पुण्य का काम तो हुआ ना, लोगों को एक राह दिखाना, सच्ची राह दिखाना। तो ऐसे ही आप करते रहिए, और भगवान को ऐसे ही आपको शक्ति देता रहे। डिफरेंट, लेकिन इसका वीडियो जरूर भेज देना, ताकि मैं भी और लोगों को ये वीडियो सुनाऊं, ताकि वो भी अपने खान पीन को सुधारें।
बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मलिक साहब। तो इसी के साथ हम समापन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब ने आज जो जानकारी दी उसकी विशेषता ये है कि उन्होंने पूरी तरह से दवाइयों को खारिज कर दिया। आपके क्या नहीं खाना है और क्या खाना है, सिर्फ 2 बिंदुओं पर उनका फोकस रहा, जो कि हम सबके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यद्यपि एक तत्व है जो कि उसकी जो जो उन्होंने चीजें बताई हैं उसकी उपलब्धता के बारे में तो हम यथासंभव उसका प्रयास करें, परंतु एक दिशा जो उन्होंने दी है हम लोगों को समझने की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ तक कि इतने गंभीर रोग के बारे में भी उन्होंने इतने आत्मविश्वास के साथ उनको सलाह दी है, तो उससे ये साबित होता है कि असाध्य से असाध्य बीमारी भी ठीक अगर हमारा खान पान है, जिन चीजों को नहीं खाना चाहिए उनको ना खाएं, जिनको खाना चाहिए उनको खाएं, तो उसका बड़ा असर पड़ सकता है। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें और सभी लोगों को, आज बड़ी अच्छी संख्या में भी लोगों ने उनको सुना है, तो मैं समझता हूँ ये मैसेज काफी दूर तक जाएगा भी। एक बार अनम्यूट कर हम तालियां बजाकर डॉक्टर साहब को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। धन्यवाद। हमारे साथी दीप पंत जी जो हैं वो बहुत सारे समूहों में जुड़ते हैं और योग के प्रति काफी उनकी गहराई से योग की साधना में है। दीप जी, आप अगर चाहें तो अंतिम 2-3 आसन और शांति पाठ करवाने को समाप्त करें। आचार्य जी को धन्यवाद देते हुए दीपन जी शांति पाठ पढ़ा जाए। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, काफ़ी अच्छी जानकारी दी। हम लोग कोरोना के पीरियड से हर सैटरडे संडे में इस तरह के प्रोग्राम करते हैं। हर संडे को हमारे यहाँ डॉक्टर आते हैं, लेकिन आपका जो आज का लेक्चर था वो अद्भुत ही था। तो जो आपने आम विषय इस तरह से जो हम लोगों को पता तो था लेकिन हम भूल चुके हैं, जैसे मतलब कि एकदम से दोबारा से याद आ रही थी। और कल भी मैंने आपका लेक्चर सुना कि बर्तनों के बारे में। तो अभी हमारे पास बहुत सारे वो हैं कि आपके लिए कि हर संडे को कभी हम बुलाएंगे बीच बीच में, आप तो ज्ञान के भंडार हैं। तो इस तरह से हम आगे भी आपका की सेवाएं लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। आप सभी लोग कमर सीधी करें। एक कार्य को समापन करने से पहले हम शांति पाठ कर लेते हैं। कमर और गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद करें, एक गहरा लंबा सांस भरें, दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षे गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वैर्गं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति का अनुभव करें। दोनों हाथों को आपस में जोड़ें, धन्यवाद करें उस प्रभु का और आप सभी आत्माओं का भी जो आज हमारे यहाँ पर जुड़े हुए हैं। दोनों हाथों का घर्षण करें, घर्षण से निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ। और जो आज हमारे यहाँ पर नए लोग जुड़े हुए हैं, यदि वो रेगुलर योगाभ्यास करना चाहते हैं तो हमारा 5:30 से लेकर के 7 बजे तक निःशुल्क कक्षा रहती है। निःशुल्क का मतलब हमारे यहाँ पर एक आना फीस होती है, तो आपका आना एक बार हमारे लिए फीस है। बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः डॉक्टर साहब को लिए जो है मंत्र करेंगे। इस गुना के साथ हम जो है दीप सर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दे प्लीज।